हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री की अगर बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास होगा। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न करेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपको कल से जो मैराथन की क्लास है वो स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि आप ही लोग के डिमांड है और मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम के पहले फटाफट आप लोग कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। रिवीजन का क्लास है, ताकि रिवीजन ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी का अगर टाइम देखा जाए तो आपके लिए रिवीजन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि अगर बात कर दिया जाए तो जो अभी टाइम है आपके पास उसमें पढ़ने जैसा अभी टाइम नहीं है। अभी है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेट का प्रैक्टिस करिए। यही आपको स्कोर दिलाएगा और स्कोर पे ही आपका रिजल्ट निर्भर करता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व की बात कर रहे तो डुप्ले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ये डुप्ले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल क्या कहता है? ये सारा का सारा आपको पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी में। अगला सवाल है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था? देखिए, जो आंदोलन और विद्रोह है उसका डेट भी याद रखा करिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कहता है कि चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो 1766 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1766 होगा। चुआर विद्रोह 1766 में होता है, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो नेक्स्ट है हम लोगों का, देखिए द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता क्या कहता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। कहता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? 3 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 3 का अगर कहा जाए द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता की अगर बात कर दे तो देखिए कार्टिस को कहा जाता है। किसको? तो देखिए इसका आंसर डी हो जाता है। सर लियोनेल कार्टिस नाम है। सर लियोनेल कार्टिस नाम है और यही द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता है। ठीक है, जन्मदाता हो जाता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए 4 क्या कहता है? कहता है यहाँ पे चौथा नंबर सवाल कहता है, देखिए कहता है कि महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 4 नंबर सवाल है, महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या कह रहा है? इधर ही चला जा गया। चौथा नंबर सवाल हो जाएगा। क्या कहता है? महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। कौन किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, महार आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया? तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, गीता रहस्य किसने लिखा था? गीता रहस्य की बार देखा जाए ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिएगा, अगर मॉडर्न इंडिया में अगर प्रश्न ज़्यादा पकड़ना हो तो एक और भी तरीका है। जितना भी मॉडर्न इंडिया में पर्सनालिटी है एक बार ज़रूर अच्छा से कर लीजिए। व्यक्तित्व से समझिए कि आपको अधिकतर प्रश्न पकड़े जाएंगे। उसमें कम से कम 8 से 10 नाम हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए अच्छे तरीके से, तो मॉडर्न इंडिया का अधिकतर प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा। एकदम समझिए कि 90% जो सॉल्व होता है वो हो जाता है आपसे। ठीक है, अगर आपके पास बीएल ग्रोवर का किताब होगा आधुनिक भारत के इतिहास में, तो वहाँ व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 पेज में होगा। टोटल का टोटल अधिकतर देखिएगा, जितना भी यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश का पीसीएस हो, पर्सनालिटी से प्रश्न डायरेक्ट वहीं से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं गीता रहस्य किसने लिखा था। गीता रहस्य की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाता है? बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। कौन हो जाता है? गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए गरम दल के ये नेता थे और गरम दल में इनसे बेहतर जो विस्फोटक जो भाषण होता है, लोगों के दिल को तुरंत झकझोर देने वाला, आग लगा देने वाला, वो भाषण वो देते थे बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही अच्छी पकड़ थी उनको। और कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे नरम दल वायोवृद्ध नेता जो दादा भाई नौरोजी है उनको उन्होंने अपना गुरु माना। सबसे कहा जाता है कि उदारवादी जो नेता को इन्होंने अपना गुरु माना और गरम दल के नेताओं में सबसे इनको उग्र नेता कहा जाता है। ठीक है, और यही इस उग्रता की वजह से कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष लोगों ने नहीं बनने दिया।
ठीक है। हालांकि इनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा है, इनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा है। और इनके बारे में कहा जाए तो सबसे पहले अगर राष्ट्रीय आंदोलन और देश के लिए जेल जाने वाला अगर कोई व्यक्ति है और बार बार जेल जाने वाला व्यक्ति है राष्ट्रीय आंदोलन में, तो सबसे ज़्यादा आपके तिलक ही हैं। तो आइए अगला हम लोग सवाल करते हैं, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? छठा नंबर सवाल क्या हो जाता है? देखिए, अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन की बात कर दी जाए तो ये होता है 1927 में। कब होता है? 1927 में इसका गठन किया गया था। आंसर होता है बी, 1927 में इसका क्या होता है? गठन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, यहाँ पे प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन हो जाते हैं? एकमात्र व्यक्ति कौन हो जाते हैं? तो देखिए क्या हो जाएंगे इस बार। एक बार और प्रश्न देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो साथ का क्या हो जाएगा? तो हकीम अजमल खान होते हैं। क्या नाम होता है इनका? इनका नाम होता है हकीम अजमल खान। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, हकीम अजमल खान होते हैं, हकीम अजमल खान आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे प्रश्न देखिए, कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसकी एक राय थी? ठीक है, 8 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो कहता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है किसका? तो मात्र यह एक सूक्ष्म मतलब छोटे से अल्पसंख्यक का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। और किसने कहा था? तो देखिए इन सब नामों में डफरिन बोलता है। क्या बोलता है? तो 8 का क्या हो जाएगा? डफरिन कहता है। डफरिन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है यह सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9वां सवाल है। 9वां सवाल में क्या कहता है? कहता है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है? 9 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाता है? सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध की बात कर दिया जाए, सोम प्रकाश था, तो देखिए किससे हो जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। किससे हो जाएगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। सोम प्रकाश जो पत्रिका है उसका संबंध किससे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है यहाँ पे, देखिए, द इंडियन नेशन समाचार पत्र का स्थापना निम्न में से किसने की थी? सवाल क्या है ये बात देखते हैं। 10 नंबर सवाल है। 10 का क्या कहता है? 10 का देखिए कहता है द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? तो 10 का क्या हो जाएगा? तो देखिए ये होता है महाराजा कामेश्वर सिंह, नाम होता है इनका। क्या होता है? महाराजा कामेश्वर सिंह। इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। 10 का क्या होता है? सी। ठीक है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र का अगर कहा जाए पत्र का स्थापना किसने किया था तो महाराजा कामेश्वर सिंह नाम आता है। महाराजा कामेश्वर सिंह, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है? कहता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वायसराय कौन था? 11 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या कहता है? देखिए कहता है कि भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वायसराय कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो 11 नंबर सवाल है, लॉर्ड लिनलिथगो हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन ही थोड़ा सा ज़्यादा बन गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे? कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाते हैं इसका आंसर आपको डी हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए डी में क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि देखिएगा मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चित्तरंजन दास। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो क्या हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन से क्या हो जाता है? तो देखिएगा 12 का क्या होता है? 12 का आपको डी हो जाएगा। 1 2 3, 12 का क्या हो जाता है? डी हो जाएगा। 1 2 3, देखिए 1 2 3 हो जाता है, यानी कि देखिए मोहम्मद अली हो जाता है, मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे और चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास का नाम आता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल 13 नंबर है।
13 नंबर कहता है कि आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था क्या? आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था क्या? तो गद्दर पार्टी का मुख्यालय था। क्या था? गद्दर पार्टी का मुख्यालय था। कौन सा? आधुनिक भारत में युगांतर की जो बात कर रहा है, युगांतर आश्रम क्या था? तो गद्दर पार्टी का क्या था? मुख्यालय था। आंसर क्या हो जाएगा? ए, गद्दर पार्टी का मुख्यालय था। 13 का ए आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया? वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया गया? तो देखिए 1934 में गांधी जी के द्वारा क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका 14 का क्या होता है? 14 का डी। 1934 में गांधी जी के द्वारा क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर क्या कहता है? यहाँ पे 15 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 15 नंबर 15 नंबर है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हड़प नीति, सहायक संधि, लाहौर की संधि, पिट्स इंडिया एक्ट। कहता है कि निम्नलिखित इतिहास की घटनाओं को सही क्रम में बताइए। 15 नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 2 3 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 2 3 1 हो जाएगा। 4 2 3 1 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाता है। 15 का क्या आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का आंसर डी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में, और सारे का सारा जो संधि है उसको याद रखेंगे तभी ये बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? 4 2 3 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 16 नंबर। कहता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भाई मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाते हैं? यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या होता है? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य साम्राज्य का स्थापना। चलिए ये वाला देखते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये बलदेव सहाय के द्वारा जो इस्तीफा उन्होंने दिया था उस समय में, इससे प्रश्न बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। ठीक है, ये आपका 17 नंबर का सवाल है। क्या होता है? कहता है कि बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में अधिवक्ता के पद से क्या किया? इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब हो रहा था तब ये क्या कर दिए उन्होंने, मतलब अधिवक्ता के पद से क्या कर दिया? इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ये प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन एक नया चार्टर था? 19 नंबर सवाल क्या होता है? यह बंधन एक नया चार्टर था। 19 नंबर। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इसका आंसर क्या होता है? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 20 नंबर देखिए, कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, नमक सत्याग्रह क्या कहता है कि नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा। किसके द्वारा? तो ये देखिए 20 का सवाल क्या होता है? 20 का सी, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्या कहता है? 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? 21 नंबर सवाल क्या होता है? 21 नंबर, किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? क्या हो जाएगा? नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग में ही मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना क्या कर दिया? प्रारंभ किया। ये कब की बात है? तो नवपाषाण युग की बात हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात कर दिया जाए तो क्या होता है? राजगिरी हो जाएगा या गिरिब्रज हो जाता है। बात एक ही है, राजगिरी या गिरिब्रज। ठीक है, राजगिरी या गिरिब्रज हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हुनों का पहला आक्रमण क्या कहता है? हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था? क्या हो जाएगा? तो ये सबसे पहले किसके समय में हुआ था? तो देखिए, हुनों का पहला क्या कहता है? 23 का
तो इसका क्या कहता है, पहला आक्रमण हुनों का किसके समय में हुआ था, तो ये देखिए कुमारगुप्त के समय हुआ था। सबसे ज़्यादा किसके समय में हुआ था, स्कंदगुप्त के समय में। देखिए हुनों का पहला जो आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के समय में होता है। 23 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हर्षवर्धन के प्रशासन में क्या कहता है, हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत क्या कथन का चयन करें। ठीक है, अब देखिए क्या आंसर हो जाता है इसमें। ये 24 नंबर का देखिए, इसमें होता है, देखिए तो उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं थी, उसकी राजधानी कनौज थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं, पर तुम्हें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होता है, तो 24 का अगर देखा जाए तो सती प्रथा प्रचलित नहीं हो जाएगा। ठीक है, 24 का क्या होता है, तो 24 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करिए, तो सती प्रथा जो प्रचलित ये क्या था, नहीं थी प्रचलित। ठीक है, चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिए 25 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था। किसने किया था, तो 25 नंबर देखिए क्या हो जाता है, सातवाहन के द्वारा होता है। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का सी। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था, तो किसने किया था, तो सातवाहनों ने किया था। और सातवाहनों के बारे में कहा जाए तो सबसे पहले सिक्के का शिष्य इन्हीं ने जारी किया। चलिए 26 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध कहाँ से है। क्या कहता है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध कहाँ से है, तो देखिए 26 नंबर क्या होता है, तो इसका संबंध चेदी वंश से हो जाता है। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध क्या हो जाता है, चेदी वंश से हो जाएगा। ठीक है, चेदी वंश हो जाता है। फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा सवाल जो है यहाँ से आपको इम्पॉर्टेंट मिल जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में टकराने की संभावना हो जाता है। और ये है कि जितना रिवाइज कर लीजिए अभी के समय उतना ही फ़ायदेमंद होगा। कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया। 27 नंबर सवाल क्या होता है, किसने, तो राजराज प्रथम ने। किसने किया था, तो राजराज प्रथम ने। चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। क्या नाम है उसका, तो राजराज प्रथम हो जाता है। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे देखिए प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच क्या है, समानता है। 28 नंबर का क्या हो जाएगा, आत्मा का अस्तित्व। ठीक है, आत्मा का जो अस्तित्व है दोनों धर्मों के बीच में क्या है, समान नहीं है। देखिएगा, कहता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में समान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। 28 नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 29 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है यहाँ पे। 29 नंबर सवाल है, 29 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्यों को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया है। 29 क्या हो जाता है, तो देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाता है। 29 का क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा। 29 का क्या हो जाता है, ई आंसर हो जाएगा, ई। ठीक है, तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न करने वाले हैं, वो है हमारा, कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी। किसने किया था, तो देखिए ये है डोमिंगो पायस नाम होता है, डोमिंगो पायस। ठीक है, क्या नाम होता है, डोमिंगो पायस नाम होता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी। किसने किया था, तो डोमिंगो पायस ने। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं, पुर्तगाली यात्री है, और ये कृष्णदेव राय के समय में उनके राज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये सेशन समाप्त हो जाता है। और जो मैराथन की बात है वो मैं आपको कल से स्टार्ट कराएंगे, ताकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। पूरा नेशनल मूवमेंट जो है, इंडिया नेशनल मूवमेंट है वो अलग से, और ज्योग्राफी हो जाता है आपका, पॉलिटी हो जाता है, इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, और आपका बिहार स्पेशल होता है, और साइंस का भी पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए। थैंक यू वेरी मच।